लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले उत्तराखंड में माहौल बनाएगी बीजेपी। 28 फरवरी को देहरादून आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक और प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में लेंगे भाग। उत्तराखंड गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। भाषा और साहित्य के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित, कहा स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दे रही सरकार। ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज। बिजनौर में कोर्ट के आदेश पर हुआ मामला दर्ज। पुत्रवधू ने ससुर सुरेश राठौड़ पर भी लगाए गंभीर आरोप। कानपुर पुलिस की शराब माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। 2 लोगों को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार। 1000 लीटर लहन को भी किया गया नष्ट। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए सीधा रुख करेंगे देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। इसमें इतनी सारी महान विभूतियां विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, और मैं कहूँ पूरे उत्तराखंड की क्रीम कह सकते हैं, यहाँ एकत्र है और हम सबको सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे भाषा विभाग के मंत्री के नाते जो लगातार भाषा के लिए, साहित्य के लिए, हमारे साहित्यकारों के लिए और इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी के उत्थान के लिए उनको आगे मंच मिले, आगे उनका प्रोत्साहन हो। लगातार काम करने वाले ऐसे आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, और ये जो सभागार है, इस सभागार में हमको सबसे ज्यादा अगर अध्यक्षता करने वाले कोई देहरादून के मंत्री होंगे तो वो मंत्री हैं हमारे श्री खजानदास जी, आदरणीय खजानदास जी, पूर्व मुख्य सचिव, और जिन्होंने वास्तव में आज मैंने जो सुबोध भाई अभी कह रहे थे, मुझे भी सीखने के लिए मिला कि साहित्यकार की रचना केवल उसके उस समय के विचारों पर ही आधारित नहीं होती है, उसमें कुछ देवत्व मिला होता है, कुछ न कुछ ऊपर वाले की भी जो है रचना होती है जब वो अपने वैचारिक धरातल से ऊपर उठ जाता है। और मैं सच बताऊं तो आज मुझे एक अलग प्रकार का ज्ञान आपने यहाँ पर दिया। ऐसे हमारे पूर्व मुख्य सचिव श्री इंदु पांडे जी और हमारी दीदी सुधा जी, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती हैं और प्रोत्साहन भी करती हैं अवसर पर, सचिव श्री विनेन्द्र दूरी जी, और इस भाषा संस्थान को आगे बढ़ाने का काम इनके संयोजन में हो रहा है स्वाति भदौरिया जी। हमारे इस कार्यक्रम में एक के बाद इतने सारे लोग यहाँ पर हैं और एक से एक महान विभूति हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि जिन्होंने हमेशा हम सब के अंदर एक उत्साह का सर्जन किया है अपने गीतों से, और उनकी फरमाइश तो इतनी होती है कि अगर यहाँ पर भी समय होता तो हम लोग कहते कि एक गीत यहाँ भी सुना दीजिए। और बहुत सारे ऐसे हमारे उत्तराखंड को जिन्होंने आगे बढ़ाने का, पहचान देने का काम किया है, ऐसे सभी हमारे, चूँकि मैं नाम लूँ तो काफ़ी लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी, दीपी नंदन भट्ट जी, गिरीश सुंदरियाल जी, डॉक्टर सुरेश मंगई जी, के खान, नदीम बर्नी जी, प्रेम साहिल जी, प्रोफेसर शैलेश जी, डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी।
खबरों का रुख करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी को देहरादून आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 28 फरवरी को देहरादून आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारी में जुटी हुई है। कुमाऊं और गढ़वाल में 2 कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसको लेकर भाजपा तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता उत्तराखंड के दौरे पर आगामी समय में आने प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का 28 फरवरी को दौरा प्रस्तावित है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में उनके कार्यक्रम होने जा रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद होगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा अभी हम लोग बना रहे हैं, ये फाइनल होने जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी को देहरादून आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 28 फरवरी को देहरादून आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। देहरादून जिला उद्यान विभाग के द्वारा शीतकालीन पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि शीतकालीन पौधारोपण के लिए उद्यान निदेशालय से आवंटन प्राप्त हुआ है और 4 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन 4 योजनाओं के लिए हमें पौधे आवंटित किए गए हैं, जिन्हें 15 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। से हमें आवंटन प्राप्त हुआ है, जैसे कि 3 स्कीम यहाँ पे हमारी संचालित हैं, जिला योजना और एक आपका मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना और एक है आपका HMNH की योजना और निशुल्क की योजना। तो इन 4 योजनाओं के तहत हमें पौधे अलॉट हुए हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना में अभी 94,000 प्लांट्स हमें अलॉट हुए हैं और निशुल्क में 27,000 के लगभग, और इसी तरीके से मिशन में 47,000 के लगभग पौधे हमें अलॉट हुए हैं। हम लोग इसको लगभग 15 मार्च तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्लांटेशन को हम पूर्ण कर लेंगे। लोहाघाट के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीमार होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभिभावकों ने बताया कि पिछले हफ्ते 27 बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए थे, जिन्हें पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत थी, जिनका उपचार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विद्यालय में आकर किया गया। अभिभावकों ने बताया कि लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं। प्रधानाचार्य राम कुमार मिश्रा ने कहा कि विद्यालय में पेयजल व्यवस्था के लिए RO लगाए गए हैं और मेस इंचार्ज को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को शुद्ध खाना दिया जाए। पड़ोस से लेकर संयुक्त ग्राम सभा है, जहाँ छमनिया में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, राजीव नवोदय स्कूल में। मैं खुद अपने आंखों से देख के आ गया। पानी की स्थिति तो बहुत ही खराब है। पानी तो सबसे बड़ा गंदा है। और दूसरी चीज, हो सकता है खाने में कुछ और भी हो, हिसाब किताब, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ खाने का क्या है, लेकिन पानी सबसे गंदा है। और बच्चे आज हमारे 1 नहीं 2 नहीं, एक दिन 25 निकले हैं और कल 4, आज 2 मेरे सामने में गए हैं 2 बच्चे। और मैं ये चाहता हूँ शासन प्रशासन से आप जाके जांच करें और बच्चों की देखभाल करें। आप पानी की बोतल का लेकर आप उन्हीं RO का प्रयोग करेंगे, RO के पानी का प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार से हमारे बच्चे जो है RO के पानी का ही पीने का प्रयोग करते हैं। और पूरी तरह से मेरा इंस्ट्रक्शन हमारे जो मेस कर्मियों को है, मेस में जो खाना बनाने के लिए, उनसे भी मैं कह रखा हूँ और उनके कड़ा निर्देश भी दे रखा हूँ कि आप जो है पानी का जो प्रयोग करेंगे खाना बनाने में, RO का ही प्रयोग करेंगे। तो RO के पानी का प्रयोग करने से तो हमें नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू है कि बच्चे जो है पानी के कारण ही बीमार हुए हैं। जनपद उत्तरकाशी के हिटाड़ू में वित्त विभाग की लापरवाही के कारण मंजीरा देवी स्कूल के छात्र करंट के साए में पड़ने को मजबूर हैं। छात्रों का कहना है कि बारिश और हवा के साथ स्कूल के अंदर लगे खंभों से चिंगारी निकलती है, जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। वहीं स्कूल के संचालक का कहना है कि कई बार विद्युत विभाग को लिखित रूप से भी अवगत कराया गया है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें कि मंजीरा देवी स्कूल जनपद का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां प्राइमरी से लेकर मेडिकल सहित कई विषयों के छात्र छात्राएं यहां पढ़ने आते हैं और ऐसे में स्कूल के अंदर से गुजर रही 1100 kV के लाइन से करंट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। जो ये वायर है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है।
क्योंकि बारिश के टाइम पे क्या होता है, इसमें से स्पार्किंग भी होती है, चलने फिरने में दिक्कत है, करंट का खतरा भी लगा रहता है। बच्चे भी यहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हैं ग्राउंड में, उनके लिए भी ये लापरवाही हो सकती है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि इस लाइव वायर को हटाने की ये जो खंभा दिख रहा है और ये जो वायरिंग दिख रही है, ये किसी भी घटना को, किसी भी एक्सीडेंटल में चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ खेलते हैं, इनकी प्रेयर्स होती हैं, यहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं। हम जैसे बच्चे हैं, हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं। मैनेजमेंट किसी को भी नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर कार्रवाई करें और इसको निकालने की कृपा करें। तार की वजह से यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे कई बार तो बारिश के टाइम पे अर्थिंग भी आ जाती है और जिससे एक दो लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट भी लग चुका है। बाकी का कोशिश है कि ये जल्दी से वायर हटाने की वो प्रयास करें, क्योंकि इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बारिश में कभी स्पार्किंग भी चलती रहती है, इसी वजह से तार वार टूट जाते हैं, शॉर्ट सर्किट बहुत होते हैं इससे। विषय के अंतर्गत हमने कई बार मैनेजमेंट को भी इतला की है। पिछले साल जो है अगस्त में भी एक बार हमने लिखित में एक पत्र मैनेजमेंट को लिखा कि ये जो बीच में खंभे आ रहे हैं, विद्युत विभाग की जो लाइनें आ रखी हैं, ये कभी भी क्षतिग्रस्त होकर बच्चों को भी किसी भी प्रकार का नुकसान दे सकती हैं। स्कूल के जो बच्चे जो वहाँ पे खेलते हैं तो लाइन जस्ट उसी के ऊपर जा रखी है। भविष्य में कभी ऐसा ना हो कि अनभिज्ञ कोई भी अप्रिय घटना घट जाए। मैनेजमेंट से भी हमें कई बार मिला है कि भाई हम लोग जो है आगे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज वर्तमान तक की तिथि में भी इस पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर जो है विद्युत की हेवी लाइन 11,000 वोल्ट की, तो हमने समय समय पर विद्युत विभाग को इत्तला भी किया, पत्र भी लिखे और इसका सबसे बड़ा खमियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार यहाँ शॉर्ट सर्किट होते हैं और बच्चे यहाँ नीचे खेलते हैं। तो जिसके लिए हमने आग्रह भी किया और निवेदन भी करते हैं कि बच्चों को, यहाँ के बच्चों के हित को देखते हुए, क्योंकि ये बेहद क्षेत्र है, सीमांत जनपद हमारा है और यहाँ के गरीबों के लिए ये शिक्षण संस्थान चल रहा है और कभी कोई अप्रिय घटना घट गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है, हम कॉलेज चला रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम देख रेख कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये सुनिश्चित तरीके से इसकी योजना बने और इसको सड़क माध्यम से और ट्रांसफार्मर तक पहुँचाए। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने साहित्यकारों को सम्मानित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी IRDT सभागार पहुंचे, जहां सीएम धामी ने उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में प्रतिभाग करते हुए साहित्यकारों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और राजपुर विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। अच्छे वातावरण में अच्छे दिन आप जैसे महान कलाकारों को आज ये सम्मान देने का हम सबको अवसर मिला है और सच में ये जो नई शुरुआत हुई है, वास्तव में आप सब लोग एक एक करके कह रहे थे कि बड़ा अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से इससे हमारा भी प्रोत्साहन हो रहा था, हमारे अंदर भी ऊर्जा का संचार हो रहा था और ये आप सबको सम्मानित करना, ये केवल आपका सम्मान करना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं भी सम्मानित हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार से अपने कामों से, अपनी लेखनी से लगातार हमारा इस लोक भाषा का, हम सब का, राज्य का, देश का सम्मान बढ़ाते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे ये भी विश्वास है कि आगामी वर्षों में भाषा संस्थान द्वारा अपनी साहित्यिक एवं जो भाषाई गतिविधियां हैं, जिनके लिए अभी सुबोध भाई ने कुछ यहाँ पर कहा है कि जमीन आवंटित करी जाए, साहित्यिक ग्राम बनाया जाए, तो उसमें भाषा संस्थान, भाषा विभाग हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नवाचार करना ये बहुत, मैं कहूँ कि हम सबको नवाचार की ओर, आप लोग तो नई नई कृतियाँ करते हैं, नई नई रचनाएं करते हैं, नए नए गीतों का सृजन करते हैं, उसी प्रकार से मेरे मन में है, मैं ये बात आप सबके समक्ष बोल रहा हूँ। अभी हमारे कभी अन्य जो हमारी इस प्रकार की योजनाएं, रचनाएं और नियोजन करने वाली जो हमारी बैठकें होंगी, तो उन बैठकों में भी कहूँगा कि सबको हमको नवाचार की ओर जाना चाहिए और इस दिशा में हमारा भाषा संस्थान बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिसको आप सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। हम लोग भी लगातार आशान्वित हैं।
खबर चमोली से है, जहां पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर गोपेश्वर में कार्य बहिष्कार शुरू किया। उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार सरकार को मानदेय को लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल उनके पक्ष में नहीं की गई। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपए प्रतिमाह, सीनियरिटी के आधार पर 15 साल पूरे होने पर सबका मानदेय बढ़ा दिया जाए। 5 सूत्री मांगे हैं। 600 रुपये की प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 मानदेय होने चाहिए। गोल्डन कार्ड जारी किया जाए। सीनियरिटी की जब 15 साल पूरा होने पे मानदेय प्रत्येक आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा दिया जाए और जो मिनी वालों का जो उच्चीकृत हुआ है उसका जियो जारी किया जाए। जो बहनें रिटायर होती हैं तो उनके लिए कम से कम 2 लाख रुपया का राशि दी जाए। हम यहाँ पर अपने मांगों ये 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है और सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेंगी। सूबे के पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के बाद हुई बर्फबारी और बारिश थम चुकी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुई इस बर्फबारी के चलते पहाड़ों में एक बार बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। देश की 10 खूबसूरत ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में गिनी जाने वाली जोशीमठ क्षेत्र के ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन ट्रैक कुंवारी पास पर्यटन स्थल बर्फबारी के बाद गुलजार हो चला है। बर्फबारी के बाद यहां बेहद ही आकर्षक और मनमोहक नजारे दिखाई दे रहे हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस ऐतिहासिक ट्रैक रूट पर पहुंचे थे और जिसके बाद इस अनछुए दर्रे कुंवारी पास को लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट का नाम दिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सदस्य के लिए 15 फरवरी को 4 सीटों में अपना नामांकन दाखिल किया था। बता दें कि महेंद्र भट्ट के अलावा किसी भी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं किया था। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने महेंद्र भट्ट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। वहीं राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड की जनता का आभार जताया। साथ ही कहा कि मुख्य विपक्षी दल ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक निर्विरोध का विषय है तो मुख्य विपक्षी दल ने भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जिस कार्य के लिए मुझे मेरे नेतृत्व ने योग्य समझा उस कार्य को मैं सही प्रकार कर सकूं, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मुझे वो शक्ति प्रदान करे। सीमावर्ती क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आज पूरे जनपद चमोली सहित पिथौरागढ़ में कहता हूँ दूर दराज के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में हर्ष है, जनता में भी हर्ष है। मैं प्रयास करूंगा कि जो अपेक्षाएं सबकी मेरे से है उन अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूं। ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग को लेकर लोहाघाट के स्टेशन बाजार के व्यापारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। एक पुलिसकर्मी और युवक के बीच वाहन पार्किंग को लेकर बहस हो गई। व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ग्राहकों के वाहनों को स्टेशन बाजार में खड़ा नहीं होने दे रही है, जिस कारण उनका व्यापार चौपट हो गया है। स्टेशन बाजार के व्यापारी व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय के नेतृत्व में लोहाघाट थाने पहुंचे। वहीं एसओ लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने कहा कि व्यापारियों के साथ वाहन पार्किंग को लेकर बैठक हुई, समस्या का समाधान एसडीएम लोहाघाट के माध्यम से किया जाएगा। अभी व्यापारी जाकर एसडीएम साहिबा से मिलेंगे और वहीं फिर उसके बारे में चर्चा होगी। जो कि हमारी मुख्य समस्या क्या है कि हमारी जो मोटरसाइकिल है, ग्राहक आ रहा है, बिल्कुल ग्राहक के आते ही उसका चालान हो जा रहा है। उसको रोकने के लिए 10 से 15 मिनट का समय दिया जाए, इसलिए आज व्यापारी हम लोग थाने में आए हुए हैं मीटिंग के लिए। नुकसान क्या आ रहा है, जैसे कोई मेहमान भी आ रहा है तो मिलने के लिए समझ लो उसको 500 रुपये का जुर्माना है कि हम मिलने का आए। तो उसमें डिसाइड हुआ था कि कोई भी वाहन खड़ा नहीं होगा, तो उसमें फिर कुछ इनके व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, इनके द्वारा अपनी समस्या रखी गई हैं। तो उसमें पार्किंग को लेके और नगर पालिका की जो आपकी ऑन ठेले वेले लगते हैं उसको लेके भी कोई इनके ऑब्जेक्शन थे। मेरे द्वारा कहा गया है, इनको सजेशन किया गया एसडीएम साहब और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ के मिलकर एक बैठक कर लेंगे, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना। आगामी 26 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होने जा रहा है। पक्ष विपक्ष के 40 विधायकों ने बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कराने की बजाय
देहरादून में कराए जाने की मांग उठाई है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने बजट सत्र देहरादून में कराने का निर्णय लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 26 तारीख से होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र की समयावधि बढ़ाए जाने की मांग की है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि जैसे जानकारी मिल रही है कि 26 फरवरी को देहरादून में बजट सत्र होने जा रहा है, लेकिन इसकी अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने बजट सत्र की समयावधि बढ़ाए जाने की मांग भी की है। आने वाला विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं और अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन पता चल रहा है कि 26 तारीख से विधानसभा का सत्र है। पहले तो हम ये मांग करेंगे कि विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी अवधि लंबी रखी जाए, क्योंकि बजट सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें पहले दिन माननीय राज्यपाल साहब का अभिभाषण होता है तो एक दिन कुछ कार्य नहीं होता, उसके अगले दिन से बजट पेश होगा शाम को, तो उसके बाद तीसरे दिन बजट पर सामान्य चर्चा होगी। तो सामान्य चर्चा के लिए 70 हम सब विधानसभा के हम सदस्य हैं, तो 70 विधानसभा के सदस्य चर्चा करेंगे, तो उसके लिए लगभग 2 दिन चाहिए। हल्द्वानी पहुंचे गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हाल ही में हल्द्वानी में हुई हिंसा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देवभूमि में दंगाइयों की कोई जगह नहीं है। जो दंगा करेगा सीधे ऊपर जाएगा। हल्द्वानी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद पांडे ने कहा कि हिंसा और दंगे की जनक कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और देवभूमि की जो हिंसा और दंगा हुआ है, इन दंगाइयों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है और जो दंगा करेगा वह नीचे नहीं सीधा ऊपर जाएगा। मोदी जी आज भी बोलते हैं कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, दूसरे व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, तो वह परिवार कभी चलता नहीं है। इस नाते मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया और कांग्रेस पार्टी ने वोटों के तुष्टीकरण के लिए काम किया। इसी नाते आज तक देश के अंदर दंगों के अलावा देश को कुछ नहीं मिला। लेकिन जो दंगाई हैं, मैं उनको किसी जाति मजहब का नहीं मानता हूँ। ये किसी जाति मजहब के होती भी नहीं है। मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है, ये बाबा केदार की धरती है, बाबा जागेश्वर की धरती है। यहाँ जो दंगाई बनेगा वह सीधे ऊपर जाएगा, उसको नीचे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हल्द्वानी पहुंचे गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हाल ही में हल्द्वानी में हुई हिंसा पर बड़ा बयान दिया और कहा कि देवभूमि में दंगाइयों की कोई जगह नहीं है। हरिद्वार में धार्मिक संपत्ति के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर थाने में भारत माता मंदिर ट्रस्ट के महंत समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भूपतवाला स्थित श्री नारायण निवास आश्रम के महासचिव दीपक कुमार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि स्वामी अवधेशानंद सरस्वती नाम के संत ने उनके गुरु रामेश्वरानंद के मौत के बाद फर्जी ट्रस्ट बनाकर खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर लिया, जिसमें आरोपी संत के साथ अन्य संत और कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल हैं। राजधानी देहरादून में जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर नागरिक से आगे आने का आह्वान किया है। मतदाता स्वयं वोट दें और साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक आने के लिए प्रेरित करें। 80 से अधिक साल के आयु वाले मतदाताओं और दिव्यांगजनों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन युवाओं का नाम पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है वो अपने मतदाता अधिकार का प्रयोग करें। मतदाता जागरूक करने के लिए डीएम कार्यालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शपथ भी ली गई। अभी स्वीप की एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों का एक रोस्टर आया हुआ है जिसके क्रम में हम लोग हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी स्वीप में करते हैं। आज हमारे द्वारा शपथ ली गई है और सब्सिक्वेंटली अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सभी जगह पे हो रही है और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। तो राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर नागरिक से आगे आने का आह्वान किया जा रहा है। मतदाता स्वयं वोट दें और साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। वोटिंग के लिए
इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ेंगे और गांव खुबानपुर की बेटी ने सीपी के पद पर पहुंचकर अपने गांव का नाम रोशन किया। ग्रामवासियों में खुशी की लहर नजर आई और इस गांव की बेटी का ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया और आशीर्वाद देते हुए लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान मोनिका शर्मा ने बताया कि इस मुकाम तक ग्रामवासियों के आशीर्वाद और प्यार की वजह से पहुंची हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।